Hello students, welcome to our new lecture number 5 based on topic solution. Want of factor हेडिंग डाल देंगे want of factor। अब देखिए want of factor आखिर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। want of ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, किस लिए यूज किया? तो want of ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल। किसी सॉल्यूट पार्टिकल को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो वो किस एक्सटेंट तक एसोसिएट होगा, किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट होगा या एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? want of factor। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, it is used to express the extent of association or dissociation of a solute when dissolve in a solvent, which when dissolved in a solvent. It is used to express the extent of association or dissociation which when dissolved in a solvent। तो इसी को बोलते हैं want of factor। तो ये I का मतलब क्या हो गया? I is equal to number of solute particle after dissociation या बोला जाए एसोसिएशन अपॉन इसका रेशियो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि आखिर I का मतलब क्या है। I सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए बताया गया है। किसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम कोई अपना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराते हैं, डिसॉल्व कराते हैं, तो वो डिसोसिएट हो सकता है या फिर एसोसिएट हो सकता है या फिर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन की भी कंडीशन आ सकती है। तो इन सारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए want of ने एक फैक्टर दिया है जिसे हम बोलते हैं want of factor I। So it is the ratio of number of solute particle after dissociation or association upon number of solute particle before dissociation or association। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि I is equal to होता है ACP upon NCP। ACP upon NCP, ये ACP और NCP का मतलब क्या है? तो देखिए ACP का मतलब होता है abnormal colligative प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग want of factor के बाद पढ़ेंगे। और NCP का मतलब क्या है? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो abnormal colligative property and normal colligative property, it is actually I is equal to एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड वैल्यू और नीचे अपॉन में नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल या फिर आप कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। एक ही मतलब है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें नॉर्मली जो हम सोच रहे थे, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर्मूला के थ्रू, वो हो गया नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट। बट रिजल्ट एक्चुअल में वो नहीं आया, कुछ दूसरा आ गया, तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाएगी। एंड दिस इज एबनॉर्मली बाय द डिसोसिएशन और बाय द एसोसिएशन, so it is called abnormal colligative property and the normal value calculated is called normal colligative property।
तो ये है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ बातों को और समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में I is equal to 1. That means neither association nor dissociation. Before dissociation or association or after dissociation or association, सारी चीजें सेम है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है neither dissociation nor association I is equal to 1. अब बात करते हैं abnormal कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। abnormal कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये तो पक्का है कि I की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि I की वैल्यू 1 सिर्फ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में होता है। अगर सपोज मैंने कोई सब्सटेंस, सपोज मैंने यूरिया 1 kg वाटर में डिसॉल्व कराया और 1 मोल लेकर यूरिया में डिसॉल्व करा रहा हूं, तो मुझे 1 मोल के ही हिसाब से पार्टिकल्स मिल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन का कोई केस ही नहीं आया, ना कोई एसोसिएशन हुआ ना कोई डिसोसिएशन हुआ। ऐसे केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह है। लेकिन वही अगर मैं NaCl को पानी में डालूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि जितने मोल में NaCl लूंगा पार्टिकल्स में उसका डबल होगा, क्योंकि वो NaCl ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज का डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन करने की कोशिश करूं, तो वहां पर भी यही होने वाला है। जैसे एसिटिक एसिड को मैं बेंजीन में डालूंगा, तो वहां पर डाइमराइजेशन होने लगेगा। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जब कभी भी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब या तो वहां एसोसिएशन होगा या तो वहां पर डिसोसिएशन होगा। तो आइदर dissociation और association। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर I की वैल्यू 1 आ जाए, तो neither dissociation nor association। ओके, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, तो डिसोसिएशन के केस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और बिफोर डिसोसिएशन तो जितने लिए थे उतने ही रहेंगे। तो ये I की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1। यानी डिसोसिएशन के केस में ACP की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी, जिस वजह से I की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट कुछ ज्यादा मिलेगा कैलकुलेटेड से। तो I is greater than 1 in case of dissociation, while I is less than 1 in case of association। अब आपको क्लियर हो गया होगा, डिसोसिएशन में क्या रहेगा? I की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1, और जब कभी भी एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा तो I is equal to 1। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए I की वैल्यू 1 होती है। ये भी बात आपको याद रहे। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करेगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट I is equal to 1, फॉर इलेक्ट्रोलाइट I does not equal to 1। अब वो ग्रेटर देन 1 कब होगा? डिसोसिएशन में, और लेस देन 1 कब होगा? एसोसिएशन में। यहां पर मैं फिर से उसी बात को मेंशन कर देता हूं कि अगर डिसोसिएशन हुआ तो I is greater than 1, और अगर एसोसिएशन हुआ तो I is less than 1। यहां तक तो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉलिगेटिव
property is directly proportional to molality and colligative property is inversely proportional to molecular weight of solute। ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनसे क्या मतलब आया, इनसे अपने को आंसर ये मिला, इनसे हमारा रिलेशन ये मिला, जैसे ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप यहां पर कैलकुलेटेड लिखो या फिर आप नॉर्मल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरीके से I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी अपॉन नॉर्मल मोलैलिटी, ये भी लिख सकते हो। और एक स्टेटमेंट और जो मैं बोलना चाहूंगा, I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी देखिए नॉर्मल डेनोमिनेटर में रहता था और ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल न्यूमरेटर में रहता था। अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मॉलिक्यूलर वेट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नॉर्मल ऊपर रहेगा और ऑब्जर्व्ड नीचे रहेगा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सभी रिलेशन आपके बहुत काम के हैं, तो सब इंपॉर्टेंट, इनको जल्दी से लिख लेंगे। अब डिसोसिएशन में और क्या होता है, आई ग्रेटर देन 1 कैसे हो जाता है, और एसोसिएशन में आई लेस देन 1 कैसे हो जाता है, और उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम अब देखेंगे इसके बाद। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिसोसिएशन में क्या होगा। केस नंबर 1, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में आई को कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल 1, NaCl। NaCl को जब मैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा, लाइक वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। टाइम t बराबर 0 पे सपोज इसके A मोल थे, A मोल। टाइम t बराबर 0 पे मैंने मोल कितने लिए, A। तब तो यहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है नमक, वो मेरे हाथ में है। सपोज मैंने बीकर में पानी रख रखा हुआ है और वाटर में अभी NaCl डिसॉल्व नहीं किया है, अभी NaCl सिर्फ मेरे पास है। कितने मोल NaCl मैंने ले रखा है, A मोल मेरे हाथ में है, तो कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। जैसे ही मैं उसको पानी में डालूंगा, जैसे ही मैं उसको सॉल्वेंट में डालूंगा, तो उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। NaCl की प्रॉपर्टी है, वाटर में जाते ही क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। ओके, जैसे एसिडिक एसिड का ही मैंने आपको एग्जांपल बताया। अगर आप एसिडिक एसिड को पानी में डालो, वाटर में डिसॉल्व कराओगे, तो वो क्या होगा, डिसोसिएट। हम सब जानते हैं एसिटेट आयन और H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनेगा। लेकिन अगर उसी एसिडिक एसिड के लिए सॉल्वेंट क्या हो जाए, बेंजीन, तो वो डाइमर बना देगा, डाइमराइजेशन कर देगा। तो इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि वहां पर डिसोसिएशन होने वाला है या एसोसिएशन होने वाला है। यानी सॉल्वेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन को लेकर। तो फिलहाल हम इस पे आते हैं डिसोसिएशन को लेकर। तो NaCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व कराया तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो टाइम t बराबर t पर मैंने कुछ देखा, किसी t टाइम पे मैंने देखा कि इसमें से A में से A अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर उसी रेशियो में A अल्फा और A अल्फा बन जाएंगे।
डिसोसिएट होगा उसी रेशियो में यहाँ पर ये फॉर्म भी होगा, यानी ये ए अल्फा अगर डिसोसिएट हुआ तो ये ए अल्फा बनेगा और ये भी ए अल्फा बनेगा। आपको बिल्कुल भी ये गलत मिसकंसेप्शन अपने माइंड में नहीं लाना है कि अगर यहाँ से ए अल्फा कम हुआ तो इन दोनों को मिलाकर ए अल्फा बनेगा, ए अल्फा बाई 2 ए अल्फा बाई 2, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रेशियो देखते हैं, इसीलिए स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत होती है। अब बात आती है अल्फा क्या है, तो मैं अल्फा आपको और बता दूं। अल्फा को मैंने ले रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा को बोल रहा हूं। अगर हम जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम a माइनस एक्स किया करते थे, आप वो भी कर लो, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पर आपको एक बात और समझा दूं कि अगर यहाँ पर आप सपोज a माइनस एक्स डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पर x बनता और यहाँ पर x बनता, तो फिर अल्फा क्या होता। एक्चुअल में देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में सबको पढ़ा रखा है, उसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि 1 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ हमारा सॉल्यूट पार्ट, तो 1 मोल में कितना डिसोसिएशन है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बाय 1 मोल। ओके, तो जरा देखिए आप अल्फा को समझिए, ए में से कितना डिसोसिएट हुआ, ए अल्फा, तो 1 में कितना डिसोसिएट होगा, ए अल्फा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैंने ए में से ए अल्फा इसीलिए लिया था ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फा बना रहेगा। अब सपोज अगर आपने x ले लिया है तो उस केस में क्या होगा, तो x अगर ले लिया है तो उस केस में क्या होगा, तो जरा देखिए a में से आपने क्या किया, x डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ होगा, x बाई a, तब फिर इसको बोलेंगे आप अल्फा, कि 1 मोल में जितना डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं फिर अल्फा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, चाहे a माइनस एक्स लिखे या a माइनस a अल्फा। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर x को मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बोल सकता हूँ, बल्कि x बाई a हो जाएगा आपकी बाय डिसोसिएशन, और यहाँ पर मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपको अल्फा ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मेट में मिले। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे क्या पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 8, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास कितने मोल्स आ गए, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो ये a अल्फा और a अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a into 1 plus अल्फा, ये टोटल। तो I की वैल्यू क्या हो गई आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो a into 1 plus अल्फा अपॉन a, यानी कि आपके I की वैल्यू हो गई, इस हिसाब से आपके I की वैल्यू हो गई 1 plus अल्फा, I is equal to 1 plus अल्फा। ओके, अब ये 1 plus अल्फा को जरा समझ लेते हैं। I की वैल्यू आई 1 plus अल्फा, if DOD is DOD यानी कि अल्फा is 100% डिसोसिएट, अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में 100 तो फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी, 1, यानी उस केस में आपको I is equal to मिल जाएगा 1 plus 1, that means 2, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होती है, 80% डिसोसिएट होती है या 60% डिसोसिएट होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 0.8 0.6 वो लगाएंगे। ओके, तो अल्फा की वैल्यू ये आपको ध्यान रखना है, आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा, कई बार 100% बोलेगा, कई बार आपको नहीं बोलेगा, बोलेगा 40% है, 60% है। एक बात और, अगर आपको मेंशन ना किया जाए कि डीओडी कितना है, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा कि 60% डिसोसिएट हुआ या 40% डिसोसिएट हुआ, जो भी क्वेश्चन होगा। तो अगर ये 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 1 रखोगे। ओके, तो इसको नोट कर लेना है।
दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 2। अब की बार अभी तक हमने क्या कर रखा था, एक कैटायन एक एनायन ले रखा था। अब हम थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, वेरिएशन ला रहे हैं, एक कैटायन दो एनायन या फिर दो कैटायन एक एनायन। ओके, तो एग्जांपल सेकंड में मैं कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूं, CaCl2। इसको भी आप पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? Ca2+ और 2Cl- इस तरीके से डिसोसिएट होगा। अब Ca2+ और 2Cl- ऐसे डिसोसिएट होगा टाइम t बराबर 0 पे। फिर से A मोल ले लेते हैं, तब ये क्या था 0 0। टाइम t इक्वल टू t पे A माइनस A अल्फा हो गया। मैं बार बार वो x करके नहीं लिखूंगा, A में से A अल्फा डिसोसिएट कर दिया। आप x कर सकते हो सॉल्व, बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि अल्फा नहीं बोलना फिर उसको। फिर अल्फा कैसे आएगा, 1 में जितना डिसोसिएट होगा उसी को अल्फा बोलोगे। तो A माइनस अगर ये A अल्फा हुआ तो यहाँ पर भी A अल्फा होगा और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A अल्फा होगा। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 2A अल्फा। ओके, अब टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो वो हो गए A, और टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, A plus 2A अल्फा। दैट मींस A कॉमन 1 plus 2 अल्फा। ओके, सो I is equal to 1 plus 2 अल्फा। A into 1 plus 2 अल्फा डिवाइड करेंगे, A से कैंसिल हो जाएगा, I is equal to 1 plus 2 अल्फा। फिर से वही चीज, if अल्फा is equal to 100%, अगर DOD आपका 100% है, if DOD is 100%, that means alpha is equal to 1, so I is equal to 3। और फिर जनरल एक्सप्रेशन पे आ जाता है। तो अगला एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैसे टूटेगा, कैसे ब्रेक होगा, 4K+ और FeCl6 4-। अब की बार आप देखिए, आपके पास 4 कैटायन 1 एनायन का एग्जांपल, 4 कैटायन 1 एनायन का एग्जांपल। अभी भी आप 1 मोल ले लो या A मोल ले लो, सबसे बेटर है A मोल ले लो, जो भी वैल्यू लगानी होगी वो आप लगा सकते हो इजीली। टाइम t बराबर 0 पे A, तो ये 0 0, A माइनस A अल्फा, तो ये 4A अल्फा हो गया और ये A अल्फा हो गया। टाइम t इज इक्वल टू t। तो टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन, तो टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन वो कितना है, A, और टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन वो कितना हो गया, A plus 4A अल्फा। दैट मींस 1 plus 4 अल्फा टाइम्स ऑफ A। So I is equal to A into 1 plus 4 alpha divided by A. So I is 1 plus 4 alpha. Okay. अब आप जरा देखो जनरल ट्रिक क्या हो, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे आएगा। जनरल एक्सप्रेशन के लिए अपने को क्या करना है, I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha। अब देखिए I तो आपको पता है, n क्या होता है वो जरा आप समझो। n होता है टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। वो कैसे, देखो जैसे इसी में अप्लाई करते हैं, इस कंपाउंड में ब्रेक हुआ किसमें, 4 कैटायन 1 एनायन, है ना। तो जैसे K4FeCl6, तो ये किसमें ब्रेक हुआ, 4K+ और FeCl6 4-। तो ये 4- चार्ज है,
एनायन तो 1 ही है और यहाँ कैटायन 4 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप डायरेक्ट लगा I is equal to 1 plus 5 minus 1 into अल्फा। ओके, तो ये आपका बन गया I is equal to 1 plus 4, यही पहले भी आ रहा था, देखिए I is equal to 1 plus 4 अल्फा, तो 4 अल्फा पहले भी आ रहा था। आप किसी भी एग्जांपल में लगाते चले जाओ, देखो पीछे जो आपने लगाया था CaCl2 वाले, तो CaCl2 ब्रेक हुआ था Ca2 प्लस और 2Cl माइनस पे, यानी एक कैटायन हो गया और दो एनायन हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो I is equal to 1 plus 3 minus 1 into अल्फा, तो I is equal to 1 plus 2 अल्फा, यही आ भी रहा था आपका I बराबर 1 plus 2। तो ये जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा। ओके, तो ये तो बात हो गई डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में I का फॉर्मूला आ गया, I का फॉर्मूला क्या आ गया, I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा। अगर यहाँ से आप अल्फा निकालना चाहो तो वो भी निकल आएगा, तो अल्फा के लिए क्या करना होगा, I minus 1 upon n minus 1, I minus 1 upon n minus 1। तो ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया अपने लिए, जो कि हमें क्या बता रहा है, अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, I minus 1 upon n minus 1। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। फॉर सपोज n मोल्स A थे और वो An जाके बन जाता है एसोसिएट n मोल्स, यानी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n:1 की टाइम t बराबर 0 पे A मोल, तो ये 0, टाइम t इज इक्वल टू t पर हमने देखा A माइनस A अल्फा हुआ, तो यहाँ A अल्फा बाई n हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 होता था तो बाई 2 हो जाता था, 3 होता है तो बाई 3 हो जाता है, तो n होगा तो बाई n हो जाएगा। तो टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन कितना A, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन वो कितना A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई n। ओके, तो ये कितना बन गया अपना, ये बन गया A कॉमन लिया हमने, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ऐसा कुछ है। चलिए I की वैल्यू A into 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये I की वैल्यू क्या आ गई, I is equal to ओके, तो ये I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, यहाँ पर n क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन के लिए, डाइमराइजेशन हो तो n की वैल्यू 2, ट्राइमराइजेशन हो तो n की वैल्यू 3। तो n के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, फॉर डाइमराइजेशन n is equal to 2, for trimerization n is equal to 3, यानी पॉलीमराइजेशन के लिए आपने n यूज किया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये टर्म आपको समझ में आ गया, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई में कर देता हूँ, I is equal to 1 प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 upon n minus 1 into अल्फा, ये भी तो सही माना जाए, आप देख लो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई, ये भी आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये एसोसिएशन का जनरल एक्सप्रेशन है, और अगर आप डिसोसिएशन पे ध्यान से दो तो I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा होता है। तो आपको ये याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा कि जब डिसोसिएशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, I बराबर 1 plus n minus 1 into अल्फा, यहाँ पर n नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स होता है और यहाँ पर n नंबर ऑफ एसोसिएशन, डाइमराइजेशन के लिए 2, ट्राइमराइजेशन के लिए 3। तो बस आपको बस इतना सा याद रखना है कि डिसोसिएशन वाले में I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा होता है और एसोसिएशन में कुछ नहीं करते हैं, बस n की जगह 1 upon n करते हैं। तो ये
डिसोसिएशन का जनरल एक्सप्रेशन। डिसोसिएशन, अब मुझे ये जानना है कॉलीगेटिव। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ dilute solution. It is a property of dilute solution which depend upon number of solute particle, which depend upon number of solute particle, but independent of the nature of solute particle। किसी dilute solution की वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ solute particle पर डिपेंड करे, सॉल्वेंट नहीं, नंबर ऑफ solute particle पर डिपेंड करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, which depend upon the number of solute particle, ना कि उसके नेचर। तो उसके नेचर से हमें कोई लेना देना, उसके नंबर से हमें लेना, तो नंबर ऑफ solute particle पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ solute particle। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो नेक्स्ट हेडिंग में आ जाएंगे कंडीशन फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या क्या कंडीशन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, वो जरा समझते हैं। तो कंडीशन, इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो जानी चाहिए कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। देयर शुड बी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सॉल्वेंट के मोल, इसका मतलब हो गया कि n सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन n सॉल्यूट, तभी तो होगा ऐसा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? तो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, यानी उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए। ओके, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तीसरा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड अपॉन, ये तो आप लिख ही चुके हो, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और चौथा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड होगा। सॉल्यूट हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। देयर शुड बी अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गई कंडीशन। अब जरा इधर समझते हैं हम लोग कि ये नेचर वाली बात को क्या समझा है। इसको आप एग्जांपल से समझो कि आपके पास एक कंटेनर है और वहां पर 1 kg वाटर, कंटेनर 1 kg वाटर। अब ये 1 kg वाटर इस कंटेनर में है, और वाटर आप सभी जानते हो वोलेटाइल कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पर 30 ग्राम यूरिया ऐड और यहाँ पर मैं 90 ग्राम ग्लूकोज ऐड, तो यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ने वाला है,
या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर x, तो यहाँ पर भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा x, यानी अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर x आता है तो यहाँ पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी x ही आएगा, क्योंकि 30 ग्राम यूरिया का मतलब क्या है, इसका रीजन समझो। 30 ग्राम यूरिया का मतलब हुआ हाफ मोल, क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 होता है। और इसी तरह से दूसरी जगह अगर हम देखें तो 90 ग्राम ग्लूकोज का क्या मतलब होता है, तो 90 ग्राम ग्लूकोज का मतलब भी हाफ मोल हो गया। अब यूरिया के लिए, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और ये साथ ही साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, तो यूरिया कैसा हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे, मोल कितने हैं, हाफ, तो मॉलिक्यूल्स या उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होंगे वो Na/2 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से यहाँ पर भी Na/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और उसका वाटर में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, आप कहोगे ग्लूकोज तो घुल जाता है, घुल जाना अलग है, डिसोसिएशन अलग, तो वो कैटायन एनायन में डिसोसिएट नहीं करता, क्योंकि यूरिया एंड ग्लूकोज बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इन सभी का डिसोसिएशन कुछ भी नहीं है, यानी इनका आई क्या है, 1। इसका मतलब इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट भी सेम आएगा, क्योंकि मोल सेम है, और यहाँ पर 1 kg वाटर भी सेम है। ओके, इसी बात को जरा दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक और एग्जांपल, अब की बार इस कंटेनर में 1 kg वाटर, ऐसे 3 कंटेनर ले, और अब की बार यहाँ पर 30 ग्राम यूरिया, इस वाले में 90 ग्राम ग्लूकोज, और इस वाले में 29.25 ग्राम NaCl। NaCl 58.5 होता है, तो उसका हाफ, यानी आप देखिए तीनों ही हाफ हाफ मोल है या नहीं, तो अगर हाफ हाफ मोल है और यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी x है, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी y है, और यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी z है, तो मुझे x, y और z में रिलेशन ढूंढना है। x, y और z में क्या रिलेशन होगा, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x, y, z में क्या रिलेशन होगा, ओके, तो आपको लग रहा होगा x बराबर y बराबर z, बट ये गलत है। आंसर तो ये है x बराबर y और उससे बड़ा होगा z। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन आप समझो। 30 ग्राम यूरिया का मतलब हाफ मोल, 90 ग्राम ग्लूकोज का मतलब हाफ मोल, ये दो तो मैं आपको पीछे से ही समझा के ला रहा हूँ, ये दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं और डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन ये जो NaCl है ना, ये हमारा कैसा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमने तो सोचा हाफ मोल डाला है, बट वो डिसोसिएट होके हाफ मोल Na+ और हाफ मोल Cl-, यानी कि 1 मोल टोटल बना दिया। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद बढ़ गए, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्टेंट है वो ज्यादा आएगा, और इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम जरा देख लेते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, RLVP याद रहे आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो सकता है आपसे
एग्जाम में बेसिक जेई मेन या नीट में आपसे यही पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पहला, दूसरा आता है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, जिसे शॉर्ट में इबिलियोस्कोपी भी कहते हैं, इबिलियोस्कोपी। ओके, थर्ड आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका भी एक नया नाम है क्रायोस्कोपी। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा आर एल टी बी। तो ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर याद रहे, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यहां तक तो नोट कर लिया होगा। और अब हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। एक्चुअल में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, और वो कैसे आया ये भी मैंने बता रखा है। चलिए आप क्विकली रिवाइज करा देता हूं आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके लिए आपको एक क्लोज कंटेनर पे जाना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही सारी बातें बता रखी हैं। आप राउल्ट्स लॉ वाला वो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में यहां पर लिक्विड है, ये लिक्विड भरा हुआ है, और इसकी वेपर्स बनेंगी। ओके, ये वेपर्स बनेंगी। जब ये लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस टाइम पर हमने इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, इसको सॉल्वेंट ही ले रहे हैं, सिंगल लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका नोट किया, कितना आया P नॉट, ये P नॉट आ गया। ओके, जैसे ही हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन चुका होगा, सॉल्यूशन। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये बन चुका है अब सॉल्यूशन। और क्योंकि यहां पर लिक्विड की सरफेस पे पहले सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हो जाएंगे, और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर जनरेट होगा ही नहीं। जो भी वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम मिलेंगे, इसलिए उनकी वेपर्स भी यहाँ पर कम मिलेंगी, जिससे इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, और उसको नोट कर लिया PS। और जितना डिक्रीज होता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। तो इसका मतलब जो PS है, या इसको आप P बोल सकते हो, दैट इज लेसर देन P नॉट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेसर देन P नॉट। ये तभी होगा जब सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ओके, तो P नॉट बड़ा है और ये PS छोटा है। तो आप जरा देखते हैं,
तो P नॉट माइनस P, ये P या PS, ये हमारा हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और विद रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, विद रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट यही हो जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमने राउल्ट लॉ से निकाला था। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होता है एक्स सॉल्यूट। याद आ गया होगा आपको। अब आप लिख तो रहे हो एक्स सॉल्यूट, तो आपको याद रहना चाहिए ये किसके लिए है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक्स सॉल्यूट का मतलब आप जानते ही हो, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ओके, एक चीज और, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू I इंटू एक्स सॉल्यूट अगर मैं लिख दूं तो ये किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। आपको हमेशा ये ऐसे ही लिखना चाहिए, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो I की वैल्यू 1 लिख देना, अदरवाइज आप हमेशा I इंटू एक्स सॉल्यूट लिखेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट में आपको वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीपल भी देखना होगा कि वो कितना एक्सटेंट ऑफ एसोसिएट या डिसोसिएट होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में जब डिनोमिनेटर में आप P नॉट रखते हैं जो कि होता है RLVP, तो आपको इससे क्या मिलता है, अप्रॉक्स रिजल्ट, और जब आप यहाँ PS रख देंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आप वो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को ही मेंशन करेंगे कि वही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसमें और कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, जितना था वो मैं आपको पहले ही वेपर प्रेशर में सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इसमें कुछ नया नहीं बनता है। तो आपको बस ये याद रखना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आया कैसे, कहां से आ रहा है, और वो किसके बराबर है, एक्स सॉल्यूट। और एक्स सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ओके, तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपने को कुछ अच्छा समझने लायक और मिलेगा। यहां पर भी अच्छा था, लेकिन हम सब पहले ही समझ चुके हैं तो कुछ खास नहीं मिला। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देंगे, तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं, और एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल्टा टीबी। चलिए देखते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये टॉपिक समझना है। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट तो आप समझेंगे ही, बट उससे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले तो आपको यह समझना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कितने लोगों को पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जैसा कोई एग्जांपल नहीं, साइंटिफिकली कैसे समझाऊं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो कि वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का, जरूरी नहीं है वाटर की बात की जाए, किसी भी लिक्विड का, वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जस्ट उस पॉइंट से बॉइलिंग क्या होगी, स्टार्ट। तो बॉइलिंग स्टार्ट होने का टेम्परेचर का मतलब हो गया कि वहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब इसको जरा आप वाटर में जरा लाकर देखो, तो वाटर सपोज एक कंटेनर है हमारे पास और उसमें वाटर रखा हुआ है।
अब वो कंटेनर को जैसे ही जैसे आप हीट करना चालू करोगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा और बढ़ना चालू करेगा। जैसे ही उसका वेपर प्रेशर वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, और ये सब होने के लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज। तो अब उसी को आप हीट कर रहे हो और हीट करोगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा। अब वो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो कहां पहुंच जाना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाना चाहिए। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आप पहुंचा दोगे तो उस कंडीशन पे लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे और उसी टेम्परेचर को आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप लिख लेंगे द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure. Vapor pressure become equal to atmospheric pressure. लिक्विड का वेपर प्रेशर, आपको अगर याद हो तो मैंने वेपर प्रेशर का मतलब भी आपको यही बताया था। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में, तब तक आप उसको वेपर प्रेशर भी नहीं बोल सकते। उससे पहले वाले को तो आप पार्शियल प्रेशर बोला करते थे, और पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को ही आप क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को आप क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और यहां पर मैं बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा T0 से, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट को T0 से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब जरा समझते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फिर से वही काम, एक कंटेनर लेते हैं और इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमारा अभी क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट। कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, सॉल्वेंट है। अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है वेपर्स बनाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे। तो आप इसका वेपर प्रेशर भी नोट कर लेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो आप पहले भी नोट किया था आपने, P0। और अब की बार उसका बॉइलिंग पॉइंट भी नोट कर लेते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहां पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया। तो वहां पर मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू T0। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया T0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर से पहले की ही तरह एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड किया। जैसे ही हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और आप सब जानते हो कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन में जो भी वेपर बनेंगी वो सॉल्वेंट की वजह से बनेंगी, क्योंकि मैंने सॉल्यूट कैसा ले रखा है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन वेपर प्रेशर कम आएगा। अब की बार जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो उसको मार्क कर लिया मैंने P या फिर PS। और अब की बार बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझते हैं, उसको लेट कर लेते हैं TB। अब आप देखो, आपके पास एक कंटेनर में पहले प्योर सॉल्वेंट था। ओके, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल तो सेट है। अब जैसे जैसे आप लिक्विड को हीट करोगे उसका वेपर प्रेशर कहां तक जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचने पर वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये वो पॉइंट है जहां पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वो पॉइंट है जिसको आप वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले तक वाटर के मॉलिक्यूल एस्केपिंग टेंडेंसी में नहीं आएंगे। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस ले आओगे तो वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, आप मॉलिक्यूल के एस्केप करने की टेंडेंसी हो जाएगी। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। ये सॉल्वेंट के लिए आपने कितने पे लिख लिया, इसको आपने मार्क कर लिया T0। जैसे ही आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इसका वेपर प्रेशर तुरंत नीचे चला गया और अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है। अब आपको क्या करना होगा, इस सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा। जब आप इसको और हीट करोगे तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। यहां से यहां तक जितना आपने एलिवेट किया, इसी को आप बोलोगे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज। अब वो जो डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है उसको फिर से हमें कहां तक पहुंचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और अब की बार उसमें टेम्परेचर T0 से ज्यादा लग जाएगा। तो इन सारी बातों से एक चीज ये समझ में आ गई कि boiling point of the solution TB is greater than T0. Boiling point TB is greater than T0. That means जो elevation है वो कितना है, TB minus T0. This is the elevation, delta TB, elevation of the boiling point, TB minus T0, TB minus T0. ये तो है हमारा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इतना तो आप पहले नोट कर लेंगे जल्दी से। अब इसको आगे समझते हैं कि आखिर ये जो TB माइनस T0 है जिसे हम एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं। तो ग्राफ बना रहे हैं हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, तो ये y एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर बना दिया और x एक्सिस पे मैं टेम्परेचर बता रहा हूं, और यहां पर मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल सेट कर देता हूं। इसको हम बोलेंगे P80। ये लाइन सबसे पहले आपके पास क्या था, सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्वेंट को कहां तक लेके जाना था, आपको सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाना था। तो ये रहा आपका सॉल्वेंट और इसको आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाना था। ऐसे में जब आपने उसका टेम्परेचर नोट किया तो वो आ गया, वो टेम्परेचर आ गया T0, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट T0। ये था हमारा प्योर सॉल्वेंट। तो ये तो सॉल्वेंट के लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए था। अब जैसे ही, और उसका वेपर प्रेशर कितना रहा होगा तो वो आप यहां से भी देख सकते हो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहा होगा P0। अब जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा, वैसे ही क्या हुआ होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया होगा, और उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर जो आया वो आया PS या P। अब इसको आपको लेके जाना है, इसको भी आपको कहां तक लेके जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। और अब की बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसको मैं लिख लेता हूं TB। और ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन। और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी देख सकते हो। अगर आप इतना देखो ये गैप, तो इसी को आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही गैप तो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ओके, तो ग्राफिकली भी आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, TB इज ग्रेटर देन T0। तो किस तरह से एलिवेशन हुआ। अब बात आ जाती है कि फॉर्मूला क्या है और इक्वेशंस क्या है। तो उसके लिए मैं आगे मेंशन कर देता हूं।
चलिए देखिए, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट होता है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और डेल्टा टीबी जो कि है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। और हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल m, मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ओपन करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा Kb। ये Kb नाम का जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, Kb। अच्छा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू m, ये किसके लिए है? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको वॉन ऑफ फैक्टर I भी यूज करना होगा। तो ये डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा आई के बी एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अभी ये कहां से आया ये भी बता देता हूं आपको, पहले आप लिख लो केबी। तो केबी क्या है? केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होती है वो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं। Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन m, स्मॉल m। और डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाएगा? केल्विन। और मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, ये हो जाएगी यूनिट। केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट बन जाएगी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी इंटू एम, जहां पर आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और एम मोलैलिटी है। ओके, इतना नोट कर लेंगे जल्दी से। अब ये जो Kb है इसका फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, ये सारी चीज। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी एम या केबी इंटू एम फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये Kb क्या है और ये कहां से आ रहा है? तो Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसका फॉर्मूला होता है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है। आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी, जहां पर आर क्या है? आर वैसे तो गैस कांस्टेंट वाला ही है, लेकिन ये आप लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो तो इसको नया नाम दे देता हूं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और वैल्यू आप वही रखोगे जो आप गैस कांस्टेंट में रखते हो। अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको अगर कोई वैल्यू दी जाए कि सॉल्यूशन कांस्टेंट ये है तो फिर ऐसा कर लेना। और आर और एस भी लिख सकते हो, ये भी याद रखना है आपको, एस भी बोला जा सकता है आपको सॉल्यूशन के लिए। ओके, टी नॉट तो आपको पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है टी नॉट। और एलवी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है वो भी आप लिख लेंगे। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये एलवी की जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हो। अब इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्लैपियन और क्लॉसियस इक्वेशन से। तो क्लैपियन और क्लॉसियस इक्वेशन क्या है वो समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय क्लॉसियस एंड
क्लॉसियस एंड क्लैपेरियन इक्वेशन। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि डेल्टा टीवी किसके इक्वल होता है। अभी मैं वांट ऑफ फैक्टर को नहीं यूज कर रहा हूं, तो आई के लिए बात नहीं कर रहा हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा हूं। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल। ये फॉर्मूला इन्होंने बताया आर टी नॉट। अगर आप वो याद करना नहीं चाहते तो आप ये वाला लर्न कर लो, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, वही गैस कांस्टेंट। टी नॉट आपने लिख ही रखा है, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी आप जानते हो, यहाँ नहीं जरूरत है। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो स्मॉल w कैपिटल M ये सब क्या है, तो यहां पर स्मॉल w है वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैलिटी नहीं है यहां पर, ये याद है। उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल W है वेट ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ओके, अब आप इस इक्वेशन में क्या करो, 1000 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m में 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का डिवाइड। ओके, अब आप मेरे को बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही होता है ना मोलैलिटी। इतने पार्ट को आप अलग कर लो, तो आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू कैपिटल M बाई 1000 ये अलग हो गया, और W वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ये अलग हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह पर डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऐसे यूज कर सकता हूं। तो ये हमारा क्या बन गया, केवी, और ये हमारा क्या बन गया, मोलैलिटी। तो इससे आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, केवी इंटू मोलैलिटी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक वैलिड किसके लिए, वैलिड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करेंगे, I इंटू केवी इंटू मोलैलिटी, और I वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन से डिफाइन होगा। ये वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। ओके, तो ये था हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपी। देखिए, मैंने आपको एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट समझाने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक आइडिया दिया था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको समझाया था। ठीक उसी तरीके से बिल्कुल सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही तरह थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। बस वहां पर एलिवेशन था, यहां पर डिप्रेशन है ना। वहां एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान रहे थे और यहां पर डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना चाहिए व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हो। तो आप कहोगे लिक्विड जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाए, बट उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली अपने को बोलना है। तो आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट समझाने का तरीका एक तो ये है कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड दोनों आपस में क्या करते हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और उसका करस्पॉन्डिंग सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही नोट कर लेंगे, द टेम्परेचर at which liquid and its corresponding solid, करस्पॉन्डिंग सॉलिड का मतलब आप समझ लिए। तो करस्पॉन्डिंग सॉलिड एक तरीके से ये हो गया कि जो लिक्विड है उसको फ्रीज करने पे जो सॉलिड है, यानी हम हर सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, उसी लिक्विड को फ्रीज करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो लिक्विड एंड करस्पॉन्डिंग सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, is called फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर एक तरीका और है बताने का, इसी बात को दूसरे तरीके से बताते हैं, द टेम्परेचर एट विच वैपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, vapor pressure of any liquid is equal to the vapor pressure of its corresponding solid is called freezing point। ओके, तो ये दोनों तरीके से आप बता सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई। या तो वो टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड जहां पर इक्विलिब्रियम पे आए, जैसे पानी का ही ले लीजिए, तो वाटर, लिक्विड वाटर और आइस दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फेस चेंज हो रहा है, लिक्विड इक्विलिब्रियम जा रहा है सॉलिड में और सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम बना रहा है। इसी बात को दूसरे तरीके से बात किया जाए तो वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर and ice are in equilibrium. At 0 degree Celsius, vapor pressure of liquid water and ice is same. Okay? तो ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जरा उसको देख लेते हैं। अगेन फिर से हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है, इस सॉलिड रखता हूं और उसकी वेपर्स बन के आगे जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो मैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर नोट कर दूं प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से, तो वो क्या आ जाएगा, T0। और अब की बार ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो हो गया T0। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फिर से ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ सॉल्यूट इज एडेड। ओके, अब हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया
तो अब वो क्या बन चुका है, अब वो बन चुका है सॉल्यूशन, और अब मेरे को उसको फ्रीज करना है उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड में ले जाके, यानी फिर से अगेन इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। और इसको फ्रीज करने में जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो हो जाएगा टीएफ। अब जरा हम देखते हैं कि टीएफ बड़ा है या टी नॉट बड़ा है, तो इस बात को अब समझना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में अपने पास एक लिक्विड था, उसको हम फ्रीज कर रहे हैं सॉलिड में। आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड के फॉर्म में, आपस में तो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो टी नॉट वो टेम्परेचर है जहां पर इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। टी नॉट वो टेम्परेचर है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आएंगे। वो हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा तो लिक्विड का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, डिक्रीज। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, लेकिन मेरे को अब की बार उसके वेपर प्रेशर को और घटाकर मुझे कहां तक लेके जाना है, उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लेके जाना है। तो इस काम को करने में जो हमारा टीएफ आएगा वो टी नॉट से भी कम टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस वाटर सिस्टम। अगर आप वाटर देखेंगे तो वाटर को फ्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर उसी वाटर में आप मिल्क मिला दें, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी मिला दें, इस तरीके की चीजें मिलाने लग जाएं और सॉल्यूशन बना दिया जाए, या अब सबसे बेस्ट है कि आपने क्या किया, वाटर में शुगर मिला दिया, अब वो बन गया आपका शुगर सॉल्यूशन। और उस शुगर सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होगा, आपको और ज्यादा और कम टेम्परेचर पे, यानी और लेसर टेम्परेचर पे आपको फ्रीज करना पड़ेगा। तो और कम टेम्परेचर पे जब आप फ्रीज करेंगे तभी जाकर वो सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव करेगा, तभी वो अपने करस्पॉन्डिंग सॉलिड, यहां पर सॉलिड का मतलब है करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ पाएगा। तो इसका मतलब इन सारी चीजों से अपने को एक बात समझ में आई, वो क्या, कि यहां पर टी नॉट बड़ा है किससे, टीएफ से। जबकि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में जब हम देखते थे तो वहां पर हमने देखा था कि टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट, टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट। बट फ्रीजिंग में क्या होता है, टी नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ। ये किसके लिए है, ये है आपका फ्रीजिंग के लिए और ये है आपका बॉइलिंग के लिए। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी बात को अब जरा ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ जैसे एविलियोस्कोपी में बनाया था बिल्कुल वैसा ही हम क्रायोस्कोपी में ग्राफ बना रहे हैं। ओके, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। यहां पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM सेट कर देता हूं इस लाइन को। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, पहले हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट को मुझे फ्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तभी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो सपोज ये वो पॉइंट मिल गया, यहां पर मैंने टेम्परेचर नोट किया, वो आया टी नॉट। ओके, ये किसके लिए है, ये है सॉल्वेंट के लिए। अब जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा और फिर मैं इसको सॉल्यूट को जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और जब उस सॉल्यूशन को उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड तक लेकर जाऊंगा, देखिए यहां पर इस पॉइंट को मैं ऐसे कुछ मान सकता हूं। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा है। अब जब मुझे सॉल्यूशन को भी फ्रीज करना पड़ेगा तो उससे भी कम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए। ऐसा क्यों होता है,
तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और डिक्रीज। तो इसका वेपर प्रेशर अगर यहां पर आया है तो इस सॉल्यूशन वाले का वेपर प्रेशर और भी नीचे की तरफ आएगा, यानी उससे भी नीचे कुछ डिप्रेस होकर, और वो यहां पर आ गया। ये वो पॉइंट है जहां पर अब नया लिक्विड जो कि सॉल्यूशन है, वो और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। तो नया लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया, ये हो गया हमारा टीएफ, और इसी को बोलते हैं हम डेल्टा टीएफ, यानी कि डिप्रेशन ऑफ द फ्रिजिंग। ये डिप्रेस हुआ यहां से यहां तक, इसलिए इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं डिप्रेशन ऑफ द फ्रिजिंग पॉइंट। ओके, इसको नोट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले से अपने को क्लियर हो गया कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू देखिए टी नॉट बड़ा है और टीएफ छोटा है, तो टी नॉट माइनस टीएफ, ये है हमारा डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इसका मतलब जैसे ही मैं ये साइन ओपन करूंगा प्रोपोर्शनैलिटी का, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा जिसको केएफ बोलेंगे, और साथ में मोलैलिटी। बट दिस इज वैलिड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात मैंने आपको इबिलियोस्कोपी में भी बताया था, और वही चीज क्रायोस्कोपी में भी आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो किसके लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो मुझे एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर साथ में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, वैलिड फॉर ऑल, क्योंकि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू आप 1 ले लेना, तो ऊपर वाला ही बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि मैंने आपको निकालना सिखाया था। डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, एंड एसोसिएशन में I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। ओके, तो ये पॉइंट हो गया डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब यहां पर जो KF है ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो KF को बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट में ही आया है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे बोलते हैं KF। अब ये KF क्या होता है, चलिए देखिए। अगर डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलैलिटी, ओके, मैंने I को नहीं लिया, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, वैसे भी उसकी कोई यूनिट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो KF की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी। अब डेल्टा TF तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट तो केल्विन में चला जाएगा, और मोलैलिटी आ जाएगा मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ KF, तो ये बन जाएगा केल्विन केजी पर मोल, मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, ये बन जाएगा डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे, डिफाइन करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, KF डिफाइन करना है मुझे,
तो केएफ कैसे डिफाइन करूंगा? एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई भी अगर ले लिया जाए केएफ इंटू मोलैलिटी। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू यूनिटी and there is a non-electrolyte तो I की वैल्यू हो गई 1, देन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो ये टर्म क्या बन गया? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को आप कैसे अगर डिफाइन करना चाहो तो आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज, आप लिख भी लोगे, इट इज डिफाइंड एज फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में ये भी लिख देना I इज इक्वल टू 1, फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन whose molality, small m वाला molality, whose molality is unity, then the depression of the freezing point is equal to the molar depression constant. Depression of the freezing point is equal to the molar depression constant, cryoscopic constant. Okay? तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम KF, और KF का फॉर्मूला आपको एक और याद रखना है जो कि मैंने आपको बताया था इबिलियोस्कोपी में, RT0 स्क्वायर अपॉन 1000, वहां LV था यहां LF हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। ओके, और ये LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बोलते हैं। जैसे वहां पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था वैसे ही यहां पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और वो LF होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये फॉर्मूले आप और नोट कर लेंगे। अब यहां पर कौन सा टर्म क्या है? KF तो मैंने आपको बता ही दिया, R सॉल्यूशन कांस्टेंट, S भी लगाया जा सकता है, और ये गैस कांस्टेंट वाली ही वैल्यू आपको यूज करनी है। अदरवाइज न्यूमेरिकल में अगर आपको दी गई है कोई तो फिर आप वो यूज कर सकते हैं। T0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिख ही दिया है, इसको नोट कर लेंगे। तो ग्राफिकली भी हमने देख लिया डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब हम इसको एनालाइज करेंगे क्लैपेरॉन और क्लॉसियस इक्वेशन से, है ना। तो या पूरा फॉर्मूला अगर ओपन करना चाहो तो KF की जगह पर ये पूरा टर्म यूज कर सकते हो। बाय क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन, बाय क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए तो बहुत ही बेटर है, जैसे उसमें था वैसे ही यहां पर भी है, इनटू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल है। अगर आप नहीं चाहते KF वाला फॉर्मूला याद करना तो आपको इसी से समझना जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलिए देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किया। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इतना पार्ट आप अलग कर दो। तो RT0 स्क्वायर डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इंटू कैपिटल M बाय 1000। ओके, और यहां पर आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये तो टर्म इतना आ गया और यहां पर आ गया 1000, ओके, और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये बन जाएगा हमारा मोलैलिटी। तो ये वाले टर्म को तो हम क्या बोलते हैं, KF। क्यों, M बाई डेल्टा H फ्यूजन की जगह पर मैं KF लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर LF लिख सकता हूँ कि नहीं, तो वही चीज आ जाएगी और ये वाला मेरा टर्म बन जाएगा मोलैलिटी। तो देख लीजिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, है ना। लेकिन किसके लिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एक वांट ऑफ फैक्टर और जोड़ देंगे, तो बन जाएगा IKF इंटू मोलैलिटी, तब ये पूरा टर्म। तो ये एक्सप्लेनेशन है बाय क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो लेक्चर नंबर 5 हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।